जिस शादी में मैं दुल्हन बनी वो मेरी नहीं थी। मैं तो सिर्फ एक अनाथ लड़की थी जिसे अपने मामा की जान बचाने के लिए किसी और की जगह बैठना पड़ा। लेकिन असल राज तो वो था जो शादी के बाद में सामने आया। एक ऐसा राज जो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उस रात शहनाइयां गूंज रही थीं। शहर की सबसे शाही बारात दरवाजे पर सजी खड़ी थी। हर तरफ जश्न था, बस एक कमरा छोड़कर, जहां कमरे के अंदर अब तक दुल्हन प्रियंका अपनी ही शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी और कदम कमरे में इधर उधर भटक रहे थे। प्रियंका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। प्रियंका चौंक गई और उसने जल्दी से कमरे की लाइट को थोड़ा डिम किया और बेहद सावधानी से दरवाजा खोला। सामने एक लंबा चौड़ा हैंडसम लड़का खड़ा था। अगले ही पल प्रियंका ने उसे झट से अपनी तरफ खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। प्रियंका ने सनी को कसकर गले लगाते हुए कहा, ओह सनी, शुक्र है तुम वक्त पर आ गए। मैं डर ही रही थी कि कहीं अगर तुम नहीं आए तो आज उस रईसज़ादे अरमान की बीवी बनकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद न कर लूं। तुम नहीं जानते वो कैसा आदमी है। प्रियंका की बात पूरी होते ही सनी ने उसे थोड़ा अलग किया और कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ प्रियंका, इस शहर में शायद ही कोई होगा जो अरमान सिंघानिया के बारे में ना जानता हो, और मैं तो खुद उसके ही ऑफिस में काम करता हूँ। मगर एक बात मेरी समझ से बाहर है, जो आदमी औरत जात से नफरत करता था, जो कल तक शादी के नाम से भी चिढ़ जाता था, वो आदमी अचानक तुमसे शादी करने के लिए कैसे राजी हो गया? इतना कहते हुए सनी एक पल के लिए रुका, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, अगर आज तुमने मुझे फोन करके नहीं बुलाया होता तो शायद मुझे भी यही लगता कि तुम उसकी दौलत के लिए उसे शादी कर रही हो। प्रियंका ने बेबसी से सनी की ओर देखा और आंखें नम करते हुए बोली, नहीं सनी, बात कुछ और ही है, लेकिन मैं अभी तुम्हें वो सब नहीं बता सकती। और इससे पहले कि कोई हमें एक साथ देख ले, हमें यहाँ से भागना होगा, अभी इसी वक्त। इतना कहते ही प्रियंका ने सनी का हाथ जोर से पकड़ा, लेकिन अभी भी प्रियंका का पूरा शरीर डर से थरथरा रहा था, मानो अरमान को लेकर प्रियंका के मन में एक अजीब सा खौफ हो, जैसे सिर्फ वही अरमान के बारे में कोई ऐसा सच जानती हो जो उन दोनों की जिंदगी बदल देने के लिए काफी हो। तभी प्रियंका ने खुद को संभालते हुए हड़बड़ी में कहा, चलो, इससे पहले कि कोई देख ले, हमें अभी इसी पल निकलना होगा। अगर तुम्हारे यहाँ आने की खबर उस शैतान अरमान तक पहुँच गई तो सब खत्म हो जाएगा। सनी का हाथ थामे प्रियंका पीछे वाले दरवाजे की ओर बढ़ चुकी थी कि तभी एक आवाज गूंज उठी, बारात आ चुकी है और आप इस वक्त कहाँ जा रही थी? ये आवाज सुनते ही प्रियंका के कदम वहीं थम गए। उसकी सांस जैसे अटक चुकी थी। वो पलटी तो सामने उसकी कजन आस्था खड़ी थी। आस्था को देखते ही प्रियंका के चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन इससे पहले कि आस्था कुछ कर पाती, प्रियंका और सनी तेजी से भागते हुए घर के पिछले दरवाजे से निकल गए। उधर मंडप में शादी के शोर के बीच प्रियंका दीदी! अरमान सिंघानिया दूल्हे के जोड़े में बैठा था, लेकिन नजरें फोन और लैपटॉप पर टिकी थीं, जैसे ये कोई डील हो, शादी नहीं। कि तभी कुछ लोग आपस में बातें करते हुए बोले, शादी के दिन भी इस आदमी को काम से फुर्सत नहीं। आखिरकार सिंघानिया इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस है। लेकिन अब तक ये समझ में नहीं आया, अरमान सिंघानिया ने एक मिडिल क्लास लड़की को ही अपनी पत्नी बनाने का फैसला क्यों लिया? इस शादी को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। जल्द से जल्द दुल्हन को बुलाया जाए। दुल्हन का नाम सुनते ही एक औरत 2-3 लड़कियों को साथ लेकर दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ी। अरे आप लोग बैठिए, मैं खुद अपनी बेटी को लेकर आता हूँ, बस थोड़ी सी तैयारी बाकी है। मनोज ने बात वहीं खत्म कर दी और सबको दोबारा मंडप की तरफ भेज दिया, क्योंकि आस्था उसे पहले ही सच बता चुकी थी कि प्रियंका भाग चुकी है। लेकिन इस पूरे हंगामे को मंडप से कुछ दूर खड़ा एक शख्स बहुत ध्यान से देख रहा था, जिसकी अनुभवी आंखें होने वाली अनहोनी को भांप चुकी थी। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि अरमान के दादाजी आलोक सिंघानिया थे, जिनके एक फैसले पर ये रिश्ता तय हुआ था। आलोक जी को पूरा यकीन हो चला था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए बिना किसी को भनक लगे वो तेज कदमों से दुल्हन के कमरे की ओर बढ़े। दरवाजे के पास पहुँचते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये लड़की कौन है? इस तरह से रो क्यों रही है? प्रियंका कहाँ है? पंडित जी कब से आवाज लगा रहे हैं? जवाब दीजिए।
इतना सुनते ही प्रियंका के माता पिता मनोज और सीमा सिर झुकाए खड़े रह गए। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। तभी सीमा आगे बढ़ी और कांपती हुई आवाज में बोली, सर, हम बहुत खुश थे। इतने बड़े घर में हमारी बेटी की शादी हो रही थी, इसलिए हमने गांव से अपनी ननद की बेटी आस्था को बुला लिया। उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर चुके थे। सोचा शादी में हाथ बटा लेगी। हल्दी मेहंदी हर फंक्शन में उसने काम किया। लेकिन आज जब हमने प्रियंका को बुलाने भेजा तो यही लड़की आकर बोली, दुल्हन कमरे में है ही नहीं। इसी ने प्रियंका को भगाया है। सीमा ने अपनी बातों का ऐसा जाल बुना कि सारा इल्जाम आस्था पर डाल दिया, जिसने खुद प्रियंका को जाने से रोका था। वही आस्था आज सबके सामने गुनहगार बन गई थी। यहाँ तक कि आस्था के मामा मनोज भी चुपचाप इस इल्जाम के साथ खड़े थे। आस्था का सब्र टूट गया और वो रोते हुए बोली, मामी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। जब मैं कमरे में पहुँची तब प्रियंका दीदी वहाँ थी ही नहीं। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही हैं? आंसुओं से भरी आस्था की आंखें उसकी बेगुनाही चीख चीख कर कह रही थी। फिर भी कोई उसका यकीन करने को तैयार नहीं था कि तभी आलोक सिंघानिया का गुस्सा जैसे आग बनकर फूटा। हमें ये सब नहीं सुनना मनोज। एक मामूली अकाउंटेंट होने के बावजूद हमने तुम्हारी बात मानी। सिंघानिया एम्पायर की सबसे बड़ी डील तुम्हारे नाम की। अपने पोते अरमान की शादी तुम्हारे बेटी से तय की। रिश्ता, रुतबा, सम्मान सब दिया हमने। बारात दरवाजे पर खड़ी है और तुम कह रहे हो कि दुल्हन गायब है। मुझे लगता है तुम्हारी नीयत बदल गई है मनोज। आलोक सिंघानिया का अरमान चूर चूर हो चुका था, क्योंकि उसके एक लौते पोते अरमान की होने वाली दुल्हन प्रियंका शादी से ठीक पहले घर छोड़कर चली गई थी। और उसी पल मनोज, प्रियंका के पिता और सिंघानिया हाउस के पुराने अकाउंटेंट सिचुएशन को संभालते हुए बोले, सर, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी बेटी प्रियंका अपनी मर्जी से गई है। मुझे सच में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं अपने वादे का पक्का आदमी हूँ। अगर प्रियंका नहीं तो मेरी भांजी आस्था यही बनेगी अरमान की दुल्हन। ये सुनते ही आस्था का दिल कांप उठा। नहीं मामा, आप कुछ भी कह लो, मगर मैं ये शादी नहीं कर सकती। अगर मैं इस घर से चली गई तो मेरा वो सपना अधूरा रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा मामा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। करमजली, तू ये क्या कह रही है? तुझे सिर्फ अपनी पड़ी है। तुझे पता है ना, अगर आज शादी नहीं हुई तो वो लोग तेरे मामा को मार डालेंगे। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आस्था, तुम्हारी मामी ठीक कह रही है। प्रियंका अपनी मर्जी से गई होगी, लेकिन मुसीबत में हमें तुमने डाला है। तुमने ही उसे भागने में मदद की होगी, तो अब तुम ही इस मुसीबत से हमें निकालोगी। आस्था अपने ही रिश्तेदारों के कहे हुए उन जहरीले शब्दों से कांप उठी। हर शब्द उसके सीने में नस्तर की तरह चुभ रहा था। इससे पहले कि वो खुद को संभालती, अचानक आलोक सिंघानिया ने कहा, अब और कोई बहाना नहीं। बताओ, इस शादी के बदले तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगी दूंगा, पर एक बात याद रखना, आज बारात वापस नहीं जानी चाहिए। अगर आज शादी नहीं हुई तो सिंघानिया एम्पायर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और अरमान, जिसे औरत जात से नफरत है, वो ये जानकर कि दुल्हन भाग गई, सब तहस नहस कर देगा। अरमान का नाम सुनते ही कमरे में हर कोई कांप उठा, क्योंकि अरमान सिंघानिया सिर्फ नाम नहीं, एक आंधी था जिसके गुस्से से पूरा शहर थरथरा जाता था। आस्था समझ चुकी थी कि इस शादी को रोकना अब लगभग नामुमकिन है। बेबस होकर उसने अपने ही सपनों का गला घोंट दिया और चुपचाप दुल्हन का लाल जोड़ा पहन लिया। कुछ ही मिनटों में आंखों में आंसू लिए शादी के मंडप में बैठ गई, लेकिन वहां जो नजारा उसे दिखा उसके होश उड़ गए। चारों तरफ शहनाइयां बज रही थीं और बीच में अरमान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। ये कैसा आदमी है? कौन अपनी ही शादी में ऑफिस का काम करता है? अगर शादी करनी ही नहीं थी तो फिर ये जबरदस्ती क्यों? ये सब देखकर आस्था बहुत हैरान थी। जो भी हो, एक बात याद रखना, ये बात अरमान को कभी पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम कौन हो। आस्था ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। सबके सामने आस्था एक परफेक्ट दुल्हन बनी रही, लेकिन अंदर से डर, कंफ्यूजन और गिल्ट से टूटी हुई एक लड़की थी। फिर आखिरकार विदाई का वक्त आया।
कार का दरवाजा घर छोड़कर चली गई थी। पहली बार अरमान के बिल्कुल पास बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब घूंघट रखने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम प्रियंका नहीं हो, उसकी छोटी बहन आस्था हो। ये सुनते ही आस्था का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें अटक गई। तभी अरमान ने आस्था के करीब जाकर धीरे से उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, सच कहूँ तो अच्छा ही हुआ कि प्रियंका भाग गई, क्योंकि असल में मैं उसे नहीं बल्कि तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। आस्था की सांसें थम गईं। ये सब सुनकर उसके दिमाग में हजारों सवाल उठ खड़े हुए। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो अरमान से कभी मिली भी नहीं, तो वो मुझसे ही शादी क्यों करना चाहता था? तभी मैंशन पर कुछ गाड़ियों का काफिला आकर रुका। अरमान एक बार फिर से सिंघानिया मैंशन में एंट्री कर चुका था। आस्था की मामी ने आस्था को घूंघट उठाने से सख्त मना किया था कि वो किसी भी कीमत पर घूंघट नहीं उठाएगी जब तक कि वो अपनी ससुराल नहीं पहुंच जाती, और आस्था ने ठीक ऐसा ही किया था। आस्था को कार से उतारने वाला वहाँ कोई नहीं था। तब एक नौकर ने आस्था के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। आस्था नीचे उतर गई, लेकिन उसने घूंघट ओढ़ रखा था, इसीलिए उसे रास्ता समझने में मुश्किल हो रही थी। उसने हल्का सा घूंघट उठाकर नासमझी में इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ मार्बल का फर्श ही दिखाई दे रहा था। उसके अलावा उसे कुछ और नजर नहीं आ रहा था। तब अचानक दादाजी आए। उन्होंने देखा कि आस्था पीछे रह गई और अरमान लंबे लंबे कदमों से चलता हुआ मैंशन की ओर जा रहा है। दादाजी ने आवाज लगाते हुए कहा, अरमान ठहरो, तुम इस तरह से बिना दुल्हन के मैंशन में एंट्री नहीं कर सकते हो। जाओ, दुल्हन को भी अपने साथ अंदर लेकर आओ। दादाजी की बात सुनकर अरमान ने अपने दादाजी की ओर देखा, लेकिन इस वक्त वो मजबूर था, क्योंकि अरमान ने खुद ही अपने दादा से वादा किया था कि इस शादी में उसके दादाजी उससे जो कुछ भी कहेंगे वो वही करेगा। वो चिढ़ता हुआ सीधा आस्था के पास जाकर खड़ा हो गया और आस्था की ओर गुस्से से देखकर बोला, क्या तुम थोड़ा सा तेज नहीं चल सकती, या तुम्हें चलना ही नहीं आता है? उसने आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे लगभग घसीटते हुए सिंघानिया मैंशन के अंदर लेकर जाने लगा। अब आस्था की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक तो उसने हाथ भरकर लाल रंग का चूड़ा पहना हुआ था, ऊपर से अरमान ने उसका हाथ काफी जोर से पकड़ा था, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। हल्की सी चीख उसके होंठों से निकल गई, आह मेरा हाथ। लेकिन अरमान ने उसकी चीख को सुनकर भी अनसुना कर दिया और लगभग उसे घसीटते हुए सिंघानिया मैंशन के गेट पर जा पहुंचा। जैसे ही वो उसे लेकर अंदर की ओर जाने लगा, तुरंत आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान चारों एक साथ उसके सामने आकर खड़े हो गए और चिल्लाते हुए बोले, रुको भैया। अरमान ने अपनी आईब्रोज उठाकर उन चारों की ओर देखा। एक पल के लिए चारों उसकी आंखों को देखकर डर गए, लेकिन आहान ने थोड़ी हिम्मत करते हुए मुस्कुरा कर कहा, ब्रो, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। हमने बहुत सारी मूवीज और फिल्मों में देखा है कि जब भी कोई नई बहू आती है तो उसका अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। तो क्या हुआ अगर हमारे घर में कोई लेडी नहीं है? तो हम लोग तो हैं, हम तो भाभी का वेलकम अच्छी तरह से कर सकते हैं ना। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, अरमान गुस्से से उसकी ओर देखकर बोला, लगता है कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है मैंने तुम्हें। तुमने बहुत कॉलेज का बहाना बना लिया। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस आओगे, समझे? अरमान की बात सुनकर आहान की हालत खराब हो गई और वो कहने लगा, नहीं नहीं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब मैं ऑफिस जाकर क्या करूंगा? और इस बात का ऑफिस से क्या लेना देना? हाँ और कल से तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट स्टार्ट होने वाला है। भाई आप नहीं जानते कितना सारा कॉलेज का काम करना है मुझे। सुमित भी हामी भरते हुए बोला, देखो अरमान, तुम इस तरह से बात को घुमा नहीं सकते हो, ठीक है? और अभी पहले हम तुम दोनों की आरती उतारेंगे और उसके बाद भाभी अपने दाएं पैर से ये कलश गिराएंगी और फिर तुम दोनों अंदर आओगे। सुमित की बात सुनकर अरमान का सब्र अब पूरी तरह से जवाब दे गया, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो अब इन रीति रिवाज को पूरा कर सके। अरमान ने गुस्से से कहा,
इतना तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ हटाओ यहाँ से, और तुम सब हटो मेरे रास्ते से। ऐसा कहकर अरमान गुस्से से आगे बढ़ने लगा। तभी दादाजी पीछे से प्यार से बोले, अरे बेटा, अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो करने दो उन्हें भी अपने मन की। अगर वो अपनी भाभी का स्वागत करना चाहते हैं तो करने दो ना, क्यों उन्हें रोक टोक रहे हो? तब अरमान गुस्से से दादाजी की ओर मुड़ा और बोला, दादाजी, मेरी शर्त सिर्फ शादी तक की थी, और अब शादी हो चुकी है तो अब आपकी किसी भी तरह की कोई फरमाइश मानने या सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अपनी बात खत्म कर अरमान ने आस्था का हाथ वहीं दरवाजे पर झटक दिया और उसे छोड़कर खुद लंबे लंबे कदमों को बढ़ाता हुआ सीधा अपने कमरे की ओर चला गया। सभी लड़के वहां खड़े बस उसे जाते हुए देखते रह गए। सभी को रह रहकर अपनी भाभी, जो नई नवेली दुल्हन थी, उस पर तरस आ रहा था। अब आलोक जी भी चुप हो गए, क्योंकि वो अपने अकड़ू पोते को अच्छी तरह से जानते थे कि उनका पोता कितना ज्यादा अकड़ू और जिद्दी था, और कितनी मुश्किल से उन्होंने अपनी बीमारी के चलते जैसे तैसे अरमान की शादी करवा दी। लेकिन अब वो समझ चुके थे कि उनका पोता उनकी कोई भी बात मानने वाला नहीं था। इसीलिए अब वो सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ने लगे। लेकिन फिर वो उन चारों लड़कों की तरफ देखकर ऑर्डर देते हुए बोले, बहू को गृह प्रवेश के बाद आराम से ले जाकर अरमान के कमरे तक छोड़ाओ। ये कहकर दादाजी वहां से चले गए। अब आस्था के गृह प्रवेश की सारी जिम्मेदारी उन चारों को मिल चुकी थी। आस्था दरवाजे पर खड़ी हुई अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वहां आखिरकार हो क्या रहा था, क्योंकि वो किसी को देख नहीं पा रही थी। और अभी कुछ देर पहले अरमान का गुस्से में दादाजी को पलटकर जवाब देना सुनकर आस्था के मन में अरमान की एक जिद्दी, गुस्सैल और अकड़ू की छवि बननी शुरू हो गई थी। अरे यार, अब क्या करें? अरमान ऐसे कैसे चला गया? अब भाभी का क्या बेचारी ऐसे ही खड़ी रहेंगी? तभी आहान थोड़ा सा आगे आया और प्यार से बोला, भाभी देखो, अब यहाँ पर कोई नहीं है। ना तो यहाँ आपका पति है और ना ही आपके दादा ससुर हैं। तो अब आप अपना ये लंबा सा घूंघट हटा सकती हो। आकाश ने भी जल्दी से कहा, हाँ भाभी, आप अपने आप को इस भारी भरकम घूंघट से आजाद कर सकती हो। आस्था को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मन ही मन बोली, मामी जी ने घूंघट उठाने से मना किया था, तो फिर ये लड़के मुझे घूंघट उठाने को क्यों कह रहे हैं? वैसे भी आस्था जिस गांव से थी, उस गांव में लड़कियों का किसी लड़के से बात करना भी बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था। और यहाँ तो 4 लड़के उसकी आंखों के सामने खड़े थे, जो उसे अपना घूंघट उठाने के लिए कह रहे थे। अब तो आस्था की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। तब अचानक आहान आगे बढ़ा और बोला, भाभी देखिए, वैसे तो ये घूंघट उठाने की रस्म का काम भैया को करना चाहिए, लेकिन हम क्या करें? भैया तो इस वक्त यहाँ है ही नहीं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये काम हम कर दें? ध्रुव ने उसे डांटते हुए कहा, तू क्या बेशर्मी भरी बातें कर रहा है भाभी से? ये हक सिर्फ और सिर्फ भाई का है, और ये हक हम भैया से नहीं छीन सकते हैं, समझा तू? और पगले, थोड़ा सा सोच समझ कर बोल। ये भाभी है, हमारी भाभी। तू इस तरह से भाभी के बारे में बकवास नहीं कर सकता है। आहान उदास हो गया और बोला, यार तू भाभी के सामने मेरा कचरा क्यों कर रहा है? उन्हें क्या लगेगा कि उनका देवर एक नंबर का लड़की बाज है, छिछोरा है। तुझे मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, अभी फिलहाल दादाजी ने हमें जो काम दिया है वो करते हैं। हमें भाभी को भाई के कमरे तक पहुंचाना है। अब मेरी प्यारी भाभी, आप अपने दाएं पैर से इस कलश को गिरा दीजिए और अंदर आ जाइए। आस्था ने हल्का सा घूंघट जैसे ही हटाया, उसे नीचे उसके पैरों के पास एक कलश दिखाई दिया। पहले तो वो सोचती रही कि वो उनकी बात माने या ना माने, लेकिन वो इस तरह से पूरी रात घर के बाहर भी खड़ी नहीं रह सकती थी। इसीलिए उसने जल्दी से अपने दाएं पैर के अंगूठे से उस कलश को गिरा दिया, क्योंकि वो भी जल्द से जल्द इस सिचुएशन से निकलना चाहती थी। वैसे भी ये शादी का जोड़ा इतना ज्यादा भारी था कि उसे अब सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी।
और फिर यहाँ तो आस्था की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे चारों तरफ सिर्फ आदमी ही नजर आ रहे थे, कोई भी औरत उसे दिखाई नहीं दे रही थी। इसीलिए उसे अब काफी ज्यादा डर लगने लगा। जैसे ही आस्था ने वो कलश गिराया तो चारों ओर से तालियां बजने लगी। ध्रुव सीटी मारते हुए बोला, वाह भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने बिल्कुल परफेक्टली कलश गिराया है, ऐसे ही हमने टीवी में भी देखा था। ध्रुव की बात सुनकर ना चाहते हुए भी आस्था के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तभी सुमित और आकाश दोनों आगे आए और बोले, भाभी आप इन दोनों की बकवास छोड़िए, आप आइए, हम आपको भाई के कमरे तक लेकर चलते हैं। आस्था का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि अभी तक उसने अरमान को देखा भी नहीं था और अरमान की बातों से ये साफ पता चल रहा था कि अरमान इस शादी से खुश नहीं था। इसीलिए आस्था उस कमरे में जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिलहाल वो इन लोगों को मना कैसे करे उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सारे ही लोग उसके लिए अजनबी थे। आस्था ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ये देखकर चारों अलग अलग तरह की शक्लें बनाने लगे। आहान धीमी आवाज में बोला, हम तो समझ रहे थे कि हमारी भाभी काफी ज्यादा शर्मीली किस्म की है, लेकिन भाभी तो भाई के कमरे में जाने के लिए बेचैन हो रही हैं। देखा अभी कैसे भाभी ने हाँ कह दिया है। आहान की बात सुनकर आस्था को घबराहट होने लगी। वो मन ही मन बोली, ये कैसे लोग हैं? अभी खुद ही तो कमरे में जाने के लिए कह रहे थे और अब ये कह रहे हैं। आस्था के मुंह से अचानक निकला, नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। आस्था की हड़बड़ाहट देखकर वो चारों जोरों से ठहाका मारकर हंसने लगे। ध्रुव बोला, भाभी प्लीज प्लीज आप बुरा मत मानिए, हम तो सिर्फ आपकी थोड़ी सी टांग खींच रहे थे। अच्छा आप आइए, वैसे भी इतने दिनों से आप शादी के फंक्शंस में बिजी होंगी और काफी ज्यादा थक गई होंगी। आप चलिए और जाकर आराम कीजिए। ऐसा कहकर उन लोगों ने आस्था को अंदर आने के लिए रास्ता दिया। अपना कदम आगे बढ़ाने से पहले आस्था ने हिम्मत करते हुए कहा, क्या आप लोग मुझे किसी दूसरे कमरे में नहीं छोड़ सकते? आस्था ने ये बात इतने प्यार से कही थी कि वो चारों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और तभी सुमित आस्था को समझाते हुए बोला, भाभी आपकी शादी अरमान सिंघानिया से हुई है। अगर आप इस तरह से दूसरे कमरे में जाने की बात करेंगी तो वो हम चारों को गोली से उड़ा देगा। और अभी फिलहाल हमारा इरादा बिल्कुल भी मरने का नहीं है, क्योंकि अभी तो हम छोटे से बच्चे हैं और अभी तो हमने शादी भी नहीं की है, फर्स्ट किस भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है जिंदगी में। इसीलिए अभी आपको भाई के कमरे में ही जाना होगा भाभी। जैसे ही सुमित ने बेचारगी से ये सब कहा, आस्था खिलखिलाकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। अब आस्था को हंसते हुए देखकर वो चारों भी मुस्कुराने लगे, क्योंकि आस्था की हंसी बहुत प्यारी थी। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके कानों में किसी ने घुंघरू बजा दिए हों। आहान आस्था की तारीफ करते हुए बोला, वाह भाभी आपकी हंसी तो बड़ी प्यारी है। पता नहीं आप इतना ये लंबा सा घूंघट कब हटाएंगी और हम आपको कब देखेंगे। वैसे भी जब भाई आपको देखने के लिए गए थे तब भी वो हमें साथ लेकर नहीं गए थे और बस अब सीधा शादी में हमें लेकर गए। हमने तो आज तक आपको देखा ही नहीं है। तभी आकाश आहान को टोकते हुए बोला, अरे बस बस देर हो गई है, तुम लोग भाई भाभी की पहली रात बेकार मत करो। और वैसे भी हम लोगों को जो पार्टी करनी है उसका क्या, दादाजी ने पहली बार हमें पार्टी करने की परमिशन दी है, भूलो मत। इस तरह से टाइम वेस्ट करके खुद का ही नुकसान होगा। वो लोग आस्था को अरमान के कमरे तक ले गए। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन उन्हें अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ध्रुव फुसफुसाते हुए बोला, लगता है भाई सो गए हैं, वैसे भी वो काफी ज्यादा थक गए थे। तभी आकाश ने अंदर झांक कर देखा और हैरानी से बोला, लेकिन अंदर तो कोई है ही नहीं। अरमान कहाँ गया? लगता है वो स्टडी रूम में होगा। सुमित ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, भाई आज के दिन भी काम ही कर रहे हैं, अपने काम से एक दिन का तो ब्रेक लेना चाहिए था ना। हद होती है यार, किसी को इतना ज्यादा भी वर्कहोलिक नहीं होना चाहिए।
चलो कोई नहीं, अब भाभी आ गई हैं, सब सही हो जाएगा। ऐसा कहकर वो चारों मुस्कुराकर घूंघट में खड़ी हुई आस्था को देखने लगे। अब आस्था को अपने ऊपर एक नहीं बल्कि 8 नजरें महसूस होने लगी। वो और भी ज्यादा असहज हो गई। ध्रुव ने आस्था की सिचुएशन समझ ली और तीनों को डांटते हुए बोला, अरे यार, अब अपनी फालतू की बकवास बंद करो। अगर भाई स्टडी रूम में ही हैं, तो कम से कम भाभी को तो अंदर कमरे में जाने दो, वो तो आराम करें। भाभी, आपकी जरूरत के सारे कपड़े हमने ऑलरेडी भाई के क्लोजेट में सेट करवा दिए हैं, तो आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो आप बेल बजा दीजिएगा, कोई ना कोई उसी वक्त आपकी सेवा में जरूर हाजिर हो जाएगा। ऐसा कहकर ध्रुव, सुमित, आकाश और आहान ने आस्था के सामने स्टाइल से अपना सिर झुकाया और कमरे के बाहर से ही वापस चले गए। आस्था अंदर कमरे में गई। उसने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया और फिर सबसे पहले उसने अपने आप को घूंघट से आजाद किया और लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लगी। तभी उसकी नजरें उस बेडरूम में चारों तरफ घूमने लगी। बेडरूम की दीवारें ब्लैक एंड व्हाइट कलर की थी। वहां की सभी चीजें बेहद महंगी लग रही थी। कमरे के बीचों बीच एक किंग साइज का बेड था। इतनी महंगी महंगी चीजें देखकर आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। बेड के ठीक सामने एक मिरर था। आस्था डरते हुए मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही उसने मिरर में खुद को देखा तो वो शॉक्ड रह गई। ये मेरी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? मेरी नाक इतनी लाल हो गई है। थोड़ी देर तक वो खुद को मिरर में निहारती रही। तभी जैसे उसे होश आया, ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं इस वक्त किसी और के कमरे में हूँ और अकेली भी। मैं इस तरह से बेवकूफ बनकर एक जगह खड़ी नहीं रह सकती। तभी आस्था के कानों में उसके देवरों की बात गूंज उठी कि क्लोजेट में उसके कपड़े रखे हुए थे। उसने क्लोजेट खोला। वो बिल्कुल हैरान हो गई। वहां पर कपड़े तो रखे हुए थे, लेकिन सभी कपड़े बेहद महंगे और ब्रांडेड थे। वहां एक से एक ब्रांडेड साड़ियां थी, लेकिन साड़ियां तो आस्था ने कभी पहनी ही नहीं थी। वो तो हमेशा शुरू से ही सिंपल सा सूट वगैरह पहना करती थी और दुपट्टा लिया करती थी, लेकिन इस तरह की फैंसी साड़ियां देखकर आस्था का गला सूखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। अब आस्था पूरी तरह से मायूस हो गई। फिर उसने वापस से वो घूंघट, जो कि लहंगे का था, वो ओढ़ लिया और बेड के एक साइड पर बैठ गई। वहां बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं अरमान आधी रात तक काम करता रहा और करीब 2 बजे अपना काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए आ गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसका कमरा अंदर से लॉक्ड था। वो झल्लाते हुए बड़बड़ाया, ये कमरा लॉक किसने किया है? लेकिन अगले ही पल अरमान का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि अरमान को उसका कमरा लॉक्ड मिला था। उसने जल्दी ही अपने फिंगरप्रिंट लॉक का इस्तेमाल करते हुए अपना रूम खोल लिया, क्योंकि अरमान का रूम, उसका घर उसके कंट्रोल में था। वो जब चाहे किसी भी जगह पर बिना किसी की परमिशन के आ जा सकता था। और फिर ये तो उसका कमरा था, जो उसने खुद अपने मुताबिक डिजाइन करवाया था। जैसे ही वो अपने कमरे में अंदर आया, उसने देखा कि बेड के एक कोने पर आस्था लेटी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से कवर्ड था। अरमान ने नफरत से उसकी ओर देखा और अगले ही पल अपना मुंह मोड़ लिया। अरमान गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, दादाजी को इसे मेरे कमरे में नहीं भेजना चाहिए था। मैंने ये शादी सिर्फ नाम के लिए की है। ये मेरे कमरे में या मेरी जिंदगी में नहीं रह सकती है, कभी नहीं। अरमान का तो दिल किया कि अभी और इसी वक्त इस लड़की को उठाकर वहां से बाहर फेंक दे, लेकिन उसे सोता हुआ देखकर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अरमान के लिए आस्था के साथ एक बेड पर सोना पॉसिबल नहीं था, और अपने कमरे के अलावा अरमान को कहीं और नींद भी नहीं आती थी। अब अरमान पूरी तरह से उलझन में फंस गया था। अब क्या करने वाला है अरमान? जब वो प्रियंका की जगह आस्था को देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? इनकी पहली रात यादगार बनेगी या ये इनके साथ की आखिरी रात बन जाएगी?
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।